इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और ख़ास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, बिजनेस पाठशाला के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निवेश, तकनीक और संसाधन। वाह, बात जब निवेश की आती है तो हम अपने पास एक संचित धन से कहीं अधिक धन की स्थिति में होते हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। लेकिन बुद्धिमत्ता इस बात में होती है कि हम ये निवेश कहाँ करें, कैसे करें, हमारी क्या परिस्थितियां हैं, हमारी क्या सिचुएशंस हैं, हमारी आगे आने वाले समय में क्या ज़रूरतें हैं, उन सब को देखते हुए हम अपने निवेश का निर्णय लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम इस सत्र में कवर करेंगे निवेश की तकनीक, टेक्निक्स क्या क्या होती हैं और संसाधन, रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ से पैसा आता है, उसे किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को हमें लेना है। तो ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ अगर आप निवेश करते हैं तो आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, कंट्रीब्यूशंस होता है, आपके पास इनकम मैनेजमेंट डेब्ट होता है, फाइनेंशियल करेंसीज। इसमें एक वैल्यू करता है बहुत बड़ा पार्ट रिस्क, कि हम रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, और हमारे इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज, डिपॉजिट्स, सारे को हम यहाँ पर कवर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निवेश की तकनीकों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि निवेश होता क्या है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है। निवेश, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी वस्तु है या संपत्ति है जिसमें हम अपना जो हमारा आय होता है उस आय में से अपने खर्चों की पूर्ति करने के बाद कुछ बचत करते हैं और जिसको हम अपने भविष्य के लिए संचित करके रखना चाहते हैं। संचित करने का तरीका एक ये होता है कि जितना हमारा बचत है उसको हम ऐसे ही रख दें और भविष्य में मेरे जीवन की बेहतरी के लिए उसकी प्लानिंग में वो काम आए या मेरी इमरजेंसीज में, क्राइसिस में मुझे काम आए। लेकिन अगर मैं अपने बचत का हिस्सा कुछ यूं ही रख लेता हूं तो उस पर कोई मुझे रिटर्न नहीं मिलता, तो वो एक बहुत बुद्धिमत्ता का सौदा नहीं होता है। हम यहाँ पर जानेंगे कि आपने जो पैसा जमा किया है, जो आप निवेश करने जा रहे हैं, उससे आप भविष्य में अतिरिक्त लाभ लेना चाहते हैं। अतिरिक्त लाभ किस तरीके से आपको मिल पाएगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें आप या तो चीज़ें खरीदते हैं या पेपर से रिलेटेड कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो आपको एक ऐसी संपत्ति के रूप में बॉन्ड भरा जाता है जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देता है। अब वो क्या क्या और कैसा कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का मकसद होता है आपके बचत को बेहतर तरीके से मैनेज करना, आपका पैसा संचित रहना जो आपके भविष्य के कामों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। निवेश के महत्वपूर्ण कारक क्या क्या होते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो आपके निवेश में लागू होते हैं, उनकी टेक्निक्स और संसाधन, रिसोर्सेज के रूप में। सबसे पहले हम बात करेंगे नकदी के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। मतलब आपको कैश फ्लो की कितनी आवश्यकता है, टू एवेल्युएट इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फॉर कैश। लाइक मैं हूँ और मैं एक सिंगल व्यक्ति हूँ, अभी मेरी जॉब लगी है,
तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने आप से कि मेरी ज़रूरतें कितने पैसे में एक लिक्विडिटी के रूप में, कैश के रूप में पूरी हो सकती हैं। उसके अलावा जो मेरे पास पैसा बचता है उसको मैं कितने समय तक, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मेरी जिम्मेदारियां बढ़े, उसको मैं किस टाइम लिमिट तक कहाँ जमा कर सकता हूँ जिससे मुझे बेटर रिटर्न मिले। तो सबसे पहले जानना है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि मुझे मेरी ज़रूरतों के लिए कैश फ्लो, मेरी आय में से जो पैसा है उसमें से कितना पार्ट मुझे रेगुलर लिक्विडिटी के लिए चाहिए। सेकंड, जोखिम लेने की क्षमता को शामिल करना। हर किसी का अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है। कोई अधिक रिस्क लेकर काम करता है, कोई कम रिस्क लेकर काम करता है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं जो जोखिम भरे होते हैं, जिनका रिटर्न हायर साइड तो आता है लेकिन कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि अगर मेरे पास पेरेंट्स हैं, अगर मेरे पास लाइबिलिटीज ज़्यादा है, मेरे इनकम सोर्सेज अस्थायी हैं, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, ब्रेक के चांस हो सकते हैं, बिजनेस में थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जोखिम लेने की मन से क्षमता की बात यहाँ नहीं हो रही है। बात यहाँ हो रही है कि जो मेरी आय है रेगुलर, उसमें जोखिम लेने की कितनी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात आती है निवेशक को आशानुरूप रिटर्न की उम्मीद रखना। मैं एक निवेशक हूं, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे आशा के अनुरूप रिटर्न की उम्मीद रखना। कई बार हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा पैसा लगाएंगे और लोगों से सुना होता है कि शेयर मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देता है और हम उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी मार्केट क्लैश कर जाता है। जिस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत हो उस टाइम आपको वो पैसा मिले ही नहीं, बल्कि आपने जो मूलधन लगाया था उसमें से भी आपको कम मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में पैसा अपना लगाया हुआ है, जमा किया हुआ है। क्योंकि कुछ होते हैं फिक्स रिटर्न, अगर आपको फिक्स रिटर्न होंगे तो उनमें बहुत हायर साइड नहीं मिलेगा, लेकिन एक जो निश्चित राशि होगी वो आपको मिलेगी। एक होता है कि आप फिक्स भी नहीं करते, शेयर में भी नहीं लगाते, क्योंकि आप अपने पैसे पे लॉकिंग पीरियड नहीं चाहते, 3 साल या 5 साल का या साल भर का भी। आप चाहते हैं आपकी लिक्विडिटी बनी रहे। आप अगर ये पैसा एक्स्ट्रा है तो आपने जमा कर रखा है, लेकिन इनकेस आपको तुरंत ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, वहाँ जमा पैसे में से आप ले भी सकते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से आपको थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस रिटर्न के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा कि आप किस तरीके से रिटर्न्स को ले पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि विकल्प क्या क्या होते हैं निवेश के। निवेश के हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आपने मार्केट में हमेशा सुना होगा कि रियल एस्टेट में निवेश किस प्रकार से होता है। रियल एस्टेट में निवेश कुछ ऐसे प्रकार से होता है। एक होता है कि मैंने अपना घर रहने के लिए लिया, लेकिन रहने के घर के अलावा भी मेरा मन है कि रियल एस्टेट कुछ टाइम बाद मुझे अधिक रिटर्न दे पाएगी, तो उसके लिए मैं एक दूसरा घर परचेज कर सकता हूँ। मैं एक कॉमर्शियल स्पेस परचेज कर सकती हूँ, मैं एक प्लॉट परचेज कर सकती हूँ, उसको मैं अच्छा दाम आने पर कुछ टाइम रोकने के बाद बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हूँ। क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। लेट से अभी मेरे पास करीब 5 लाख रुपया है और मैंने एक 5 लाख रुपए का प्लॉट लेकर डाल दिया। 5 लाख का प्लॉट मैंने डाला कि मैंने कल मेरे बच्चे की जो हायर एजुकेशन होगी उस समय में इस पैसे को विड्रॉ करूँगा, या 10 साल बाद मैं कोई एक बिजनेस ऐसा स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं अपनी छोटी छोटी जो अभी मुझे इनकम आ रही है उससे पैसा बचाऊँगा, प्लस ये रियल एस्टेट से जो बिकने के बाद पैसा आएगा तो फिर से मैं एक बिजनेस शुरू करूँगा। तो आपकी इस प्लानिंग में आपको रियल एस्टेट हेल्प करता है, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है। और दूसरी तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होता है कि आप पार्शियली टुकड़ों टुकड़ों में एक कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है, उस बड़ी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जब वो बिकेगी, बिल्डर जब उसे सेल करेगा पूरी तरीके से, उस समय आपको उसकी हायर कीमत मिलेगी या आपका उसका जमा पैसा मिलेगा। जब तक आप
लगातार पैसा दे रहे हो, उस समय तक कई योजनाएं ऐसी होती हैं कि आपको रेगुलर इंटरवल पर एक इनकम भी मिलना शुरू हो जाती है जो फिक्स होती है, और लास्ट में जो आपने जमा किया वो पैसा या वो रियल एस्टेट की जो अचल संपत्ति है वो आपको मिलती है। एक और तरीका है, रियल एस्टेट्स के बॉन्ड्स भी आते हैं। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हम जमा कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, आपको चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, आगे आसार क्या हैं, उस तरीके से आप म्यूचुअल फंड और शेयर में भी रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। एक और तरीका होता है रियल एस्टेट में पैसा लगाने का। रियल एस्टेट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक बड़ी प्रॉपर्टी के टुकड़ों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, साझेदारी के साथ, पार्टनरशिप के साथ। अगर छोटा छोटा 50 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट हमने कर लिया, या 1-2 लाख रुपया कर लिया और एक प्लॉट परचेज कर लिया, फिर उससे हम सेल करते हैं, और सेल करने के बाद जो रिटर्न आता है उस सब को पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस तरीके से भी हमारे रिटर्न का एक वाइज इन्वेस्टमेंट का तरीका हो सकता है, ये एक हमारा विकल्प हो सकता है। तो आपने रियल एस्टेट को पूरी तरीके से जाना। कई विकल्पों में हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में हमेशा गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स देती है। अगर हम अपने सीनियर सिटीजन्स के नाम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, FDs करते हैं, कुछ सुविधाएं सरकार ने उनको, बैंकिंग व्यवस्था ने उनको अलग से दे रखी है, जो बहुत बेहतर होता है। उसमें एक MIS के थ्रू एक मुश्त पैसा जमा करके, वो MIS के थ्रू एक मंथली इनकम सेविंग अपनी लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, प्लस उनका फंड बचा हुआ रहता है। दूसरे कुछ FDs होती हैं जिसमें उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो ये वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में पैसा जमा करके भी आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपका पैसा सुरक्षित होता है, क्योंकि ये पैसा आपका मार्केट में नहीं लगा होता है। प्रत्यक्ष इक्विटी में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट इक्विटी। ये डायरेक्ट इक्विटी होती क्या है? शेयर मार्केट। मतलब आपने अपने पैसे को डायरेक्ट शेयर में लगाया। शेयर जोखिम भरा होता है, लेकिन अधिकतम रिटर्न वाला होता है। नो रिस्क नो गेन। अगर आप हायर साइड रिस्क लेते हो तो आपको हायर गेन की पॉसिबिलिटीज होती हैं, गारंटी नहीं होती, पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर मार्केट बढ़ा, यूजुअली लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करने में शेयर मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स आने के, आपको अधिक लाभ देने की पूरी तरीके से उसका एक निश्चित, अगर देखा जाए एक एवरेज रिटर्न होता है कि इतने सालों में अगर हम पुराना रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो वो लाभ देकर ही जाता है, लेकिन अगेन गारंटी नहीं होती। इसीलिए अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो जोखिम को देखकर करें और इसमें आप अपना सरप्लस पैसा लगाएं। लेट्स से, जैसे अगर मैं एक मध्यम वर्गीय इंसान हूं और मेरे पास एक रेगुलर आय है और मैं सिंगल ही इनकम लेने वाला हूं, मेरे घर में 2 लोग इनकम नहीं करते, मेरे पास पेरेंट्स भी हैं और मेरे पास बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ पार्ट शेयर में लगाऊं, तो ऐसे में मैं अपनी इनकम का लगभग 10%, इनकम में बचत का लगभग 10% पैसा ही कहाँ लगाऊं? इक्विटी में लगाऊं और उसके रिजल्ट देखूं और इस दुनिया को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं। लेकिन चूंकि मेरे बच्चे एजुकेशन में हैं, मेरे पास पेरेंट्स भी हैं, कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी समस्या, और मैं सिंगल अर्नर हूं, तो ऐसे में मुझे अधिक जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं। मुझे सेफर साइड एवरेज पैसों को लगाकर एक लाभ लेने की आवश्यकता होती है। हाँ, जिनके पास लाइबिलिटीज ज़्यादा नहीं हैं, जिनके पास पैसा सरप्लस अधिक है, तो हम इसमें से अधिक पैसा लगाकर अधिक गेन लेने की योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं RBI टैक्सेबल बॉन्ड। RBI के टैक्सेबल बॉन्ड होते हैं
जैसे हमें 80C की सुविधा देते हुए कुछ टैक्स में छूट मिलती हैं। लाइक अगर हम 1.5 लैक्स अभी का जो स्लैब है इनकम टैक्स का, उसमें जमा करते हैं तो हमें 80C में छूट मिल जाती है, लेकिन वो बॉन्ड हमारे 5 साल तक के लिए होते हैं। अगर हम उन्हें 5 साल छोड़ते हैं कुछ भी अमाउंट उनमें लगाकर, तो हमें उस पर कर में राहत मिलती है। जितने भी हमारे इनकम करने वाले लोग होते हैं उन पर अलग अलग सारणी के अनुसार, बिजनेसमैन की इनकम के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग, एंड आपका जो सैलरीड बंदा होता है उसके अकॉर्डिंग, उनके जो डिफरेंट स्लैब्स होते हैं उन स्लैब्स में उन्हें सरकार को टैक्स देना होता है। तो आरबीआई बॉन्ड्स अगर हम लंबे टाइम के लिए परचेज करते हैं उनमें हमको टैक्स की सुविधा मिलती है, छूट की सुविधा मिलती है और एक निश्चित रिटर्न भी मिलता है। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स भी किस तरीके से काम करती है वो हम आपको बताएंगे। गोल्ड डिपॉजिट बैंकिंग्स में भी गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ रेगुलर इंटरवल पर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करके गोल्ड लास्ट में परचेज कर सकते हैं, या एक ही बार पूरा पैसा लगा के हम गोल्ड परचेज करके रख सकते हैं और फिर उसे रेट बढ़ने पर सेल कर सकते हैं। जो रिटर्न आएगा वो हमारा प्रॉफिट होता है। दूसरे डिफरेंट स्कीम्स चलती हैं कि आप मंथली डिपॉजिट करो, और बहुत सारे गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, स्वर्णकार जो होते हैं, जो गोल्ड में डील करने वाली फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो कहती हैं कि आप एक रेगुलर इंटरवल पर हमारे पास पैसा जमा करते जाइए और उसमें कुछ वो पैसा आपको एक्स्ट्रा लगा के देते हैं और एक फिक्स एसेट आपको एक फिक्स अमाउंट का देते हैं, जिससे वो आपका जो लास्ट वाला किस्त होता है वो बच जाता है। कहीं ना कहीं वो आपका प्रॉफिट होता है और आपके पास गोल्ड भी आ जाता है। इस गोल्ड को आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं और अधिक दाम आने पर सेल भी कर सकते हैं। दूसरे, गोल्ड ऑन बॉन्ड भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर गोल्ड के फॉर्म में आपको गोल्ड नहीं लेना है, ऑन पेपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम आप जब रेट बढ़ता है सेल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको गोल्ड रखना, खरीदना या लेना नहीं होता। ऑन पेपर उतने अमाउंट का गोल्ड परचेज करना होता है और राइट टाइम आने पर उसे सेल कर देना होता है, जिससे आपको रिटर्न मिलता रहता है। या अगर आप सेल नहीं करते तो आप लंबे टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब और हम देखेंगे कि निवेश के विकल्प सिर्फ हमारे पास जो पीछे गए वही नहीं थे, इस स्लाइड में भी हमारे पास कुछ और रिटर्न है। बैंक फिक्स डिपॉजिट एफडी में निवेश मोस्ट पॉपुलर है। आप सभी को पता है कि एफडी में निवेश किस तरीके से किया जाता है, और एफडी में एक फिक्स टाइम के लिए, एक छोटा ड्यूरेशन से लेके बड़े लंबे ड्यूरेशन तक के लिए आप अपने पैसे को कुछ कम अमाउंट से लेके अधिक अमाउंट तक जमा कर सकते हैं, जिस पर अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट हैं, प्लस अलग अलग अवधि में जमा की हुई राशि पर आपने अगर 7 दिन का एफडी किया है, आपने 140 दिन का किया है, आपने 365 डेज का किया है, आपने 5 इयर्स का किया है, तो जितना आपका अलग अवधि होगी, समय अंतराल होगा, उसी हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा। और बहुत माइनर चेंजेस के साथ साथ अलग अलग बैंक भी एफडीज पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। सबसे सेफर साइड होता है आपका ये इन्वेस्टमेंट, बहुत सेफ, क्योंकि इसमें आपको टेंशन नहीं होती। आपको पता होता है आपकी लाइफ के गोल को मीट आउट करने के लिए एक निश्चित टाइम के बाद आपको उतना फिक्स अमाउंट मिलना ही है। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपकी लाइफ की बेटरमेंट में ये आपको सपोर्ट करती हैं। बीमा पॉलिसियों में निवेश। आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी सिर्फ आपको एक अच्छा रिटर्न ही नहीं देती, आपकी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा ही नहीं करती, बल्कि आपको 80C में छूट भी दिलाती है, और 1010D जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस विड्रॉल में भी आपको सहायता करती है।
कर में आपको 1010D के अंदर छूट मिलती है। बीमा पॉलिसी के अंदर आपको जीवन बीमा भी मिलता है। ईश्वर ना करे कभी हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस व्यक्ति की, जो मेरे घर में अर्निंग मेंबर है, अगर किसी कारण से डेथ हो जाती है तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में मेरे परिवार की भरपाई के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी तरफ से एक बड़ा क्लेम मिलता है, बड़ा पे आउट मिलता है, जो मेरी फाइनेंशियल्स नीड को आगे पूरा कर सकता है। तो बहुत बेहतर विकल्प है। आप अपना कुछ पार्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ज़रूर लगाएं। निवेश करते हुए ये ध्यान दें, इसमें भी 2 या 3 तरीके की निवेश पॉलिसीज़ होती हैं। पहला होता है विदाउट रिटर्न, जिसमें सिर्फ हम लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत कम है और आपकी लाइफ में रिस्क ज़्यादा है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं अपने लिए, तो ऐसे में एक बहुत छोटा अमाउंट लगाकर अपनी लाइफ को सिक्योर ज़रूर करिए। उसमें आपको रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने परिवार की पीस, सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मॉडरेट तरीके से सोचते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ में पैसा इन्वेस्ट करके आप एक शेयर मार्केट से कम जोखिम वाला, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ की चीज़ें जुड़ी हुई होती है, यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, एक बेहतर, एक मॉडरेट रिटर्न को पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी लाइफ की प्लानिंग, लेट से आपके बच्चे की एजुकेशन, आपकी पेंशन, आपकी बेटी या बेटे की शादी, आपके घर बनाने की योजना, उन सब में ये पॉलिसीज़ आपको हेल्प करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप यंग हैं, जॉब शुरू की है, इनकम अच्छी आ रही है, कल आपकी फैमिली बढ़ेगी, एक्सटेंड करेगी, आपके पेरेंट्स अगर होंगे तो उनकी ईश्वर थोड़ा हेल्थ अगर ठीक नहीं रखता है तो वो आपके खर्च का बर्डन आएगा, आपके बच्चों की एजुकेशन हायर साइड होगी। तो कुछ आप इनिशियली स्टेज में ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपकी इनकम के साथ साथ आपकी सेविंग से भी इनकम आना शुरू हो जाए, जो आपको हेल्प करे। कुछ बिल्कुल फिक्स रिटर्न वाले होते हैं, जिसमें जैसे बैंक का रिटर्न 3.5% सेविंग बैंक का, या उससे बेहतर कुछ बोनसेस मिलके एफडी के रिटर्न्स होते हैं, उस तरीके से भी बीमा पॉलिसीज में आपको रिटर्न मिलता है। तो वाइज डिसीजन है बीमा पॉलिसी में निवेश करना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस एक ऐसा होता है कि आप अपना कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं, फिर वो आपको एक अमाउंट जो 80C से भी अलग आपको कर में छूट दिलाता है, और सबका पैसा एक जगह क्लब होता है। बाद में आपको रिटायरमेंट होने के बाद आपको वो पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। उसे आप चाहें एक मुश्त ले सकते हैं, चाहे आप उसे 1/3, 1/5, 1/6 ले सकते हैं, चाहे आप अपनी डेथ तक रेगुलर इंटरवल पर भी उस पैसे को ले सकते हैं। अब बात आती स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? जैसे स्टॉक मार्केट ओपन होता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप जो चाहें, जिस ट्रेड में जाना चाहें, जिस तरीके में आपको अगर सेल्फ से एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि इसका मार्केट अधिक बढ़ेगा, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप खुद से नहीं कर सकते तो आप फाइनेंशियल प्लानर को अपने साथ रख सकते हैं, जो आपको एडवाइस करेगा, जिसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कि आप इस वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। नो डाउट, अगर स्टॉक में वाइजली डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ईगल आई के तहत अपनी आंखों को लगातार मार्केट पे रखा जाता है, तो ये एक बहुत बेहतर रिटर्न है। बट बी श्योर, एंश्योर करना होगा आपका फाइनेंशियल प्लानर अच्छा हो, या आप खुद इतना टाइम दे सके कि आप अपनी निगाह उस मार्केट पे रख सके, और कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा आपके पास पैसा भी सरप्लस में होना चाहिए कि इस मार्केट में आप खेल सकें और बेहतर रिटर्न ले सकें। अब बात आती है म्यूचुअल फंड में निवेश की। म्यूचुअल फंड एक मॉडरेट रिटर्न देता है और हायर साइड जाता है। इसमें आप सिप भी कर सकते हैं। सिप बोले तो सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको मंथली, 6 मंथली लगातार इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिससे अपने आप मार्केट की एवरेजिंग हो जाती है। जब आप एवरी मंथ एक पैसा लगाते हैं और
कभी मार्केट हायर साइड और कभी लोअर साइड होता है। ऐसे में वो एवरेजिंग होता चलता है और आपको एक मॉडरेट रिटर्न देता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में तब पैसा लगाते हैं जब मार्केट लो होता है, तो ऐसे में जब मार्केट हाई होगा तो आपके पैसे पर अधिक रिटर्न आएगा। डिफरेंट आप अपने बैंक अकाउंट के साथ, अपने बैंकर्स के साथ बात करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका ईसीएस के थ्रू प्रति माह या प्रति ईयर या जब वो आपको सजेस्ट करें उस टाइम कुछ पैसा ऑटो डेबिट होके आपके म्यूचुअल फंड में लग जाए और आपको एक बेहतर रिटर्न और बैंकिंग फैसिलिटी मिले। लॉन्ग रन में हमेशा म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स बेहतर होते हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कौन कर सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट? अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्योंकि मॉडरेट रिटर्न आता है तो और छोटे छोटे टुकड़ों में भी आप इसको कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग सभी एक अपने पोर्शन का 30% तो सभी लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा उनकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि उनका जोखिम लेने का और जिम्मेदारी का और लगातार आय आने का क्या साधन होता है। सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ में निवेश। पीपीएफ एक ऐसा हमारा निवेश का विकल्प है कि जिसमें हम 80C के तहत छूट लेते हैं 1.5 लाख तक, और ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है, हमारी एफडी से भी अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपका पैसा कुछ थोड़ा लंबे समय के लिए ब्लॉक होता है। जो आपने एक पैसा जमा किया होता है, लेट से मैंने आज इस साल जमा किया तो मेरा वो अमाउंट अगले कुछ सालों तक जमा रहेगा। लेकिन इसमें कभी कभी मैं पैसे को विड्रॉ कर सकती हूँ, विड्रॉ इन द सेंस ऑफ लोन लेकर। ये एक ऐसा पैसा है जो मुझे रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद में इस अपने पैसे को अपने ऐसी अवस्था में कि जब मैं काम करने लायक नहीं हूँ और मुझे मेरी ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए, तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में आमतौर से इस इन्वेस्टमेंट में लोग काफ़ी जमा करते हैं और बहुत सेफर साइड समझते हैं, और पीपीएफ से पैसा विड्रॉ करने की या लोन लेने की बात सिर्फ तभी सोचते हैं जब उनको इमरजेंसी हो। यूजुअली वो इस स्टॉक को अपने छेड़ते ही नहीं हैं। तो उस तरीके से बुढ़ापे में अगर आपके पास ठीक ठाक अर्निंग इनिशियल स्टेज में है तो लोगों के पास वृद्धावस्था में एक अच्छा पैसा होता है जो पीपीएफ के थ्रू आपको रिटर्न मिलता है। इस पे लोन की भी फैसिलिटी होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी है, बच्चों की एजुकेशन है, बीमारी है, शादी है या घर बनवाना है और कोई चीज़ें हैं जो आपको निपटानी है, तो उस टाइम आप इससे लोन ले सकते हैं जो आपको कंपैरेटिवली कम रिटर्न, कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। लेकिन ये आपको रीपे भी करना होता है और बाकी ये टोटल फंड आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है। कहाँ निवेश करना है? हालांकि पिछले पॉइंट्स में मैंने आपको जब जब निवेश के विकल्प बताए, उन विकल्पों के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इस विकल्प में किस तरीके से कैसे निवेश करना है। लेकिन एक बार फिर जान लेते हैं हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, वेयर टू इन्वेस्ट, बिकॉज ये एक आपका इन्वेस्टमेंट वाइज डिसीजन होता है। उपरोक्त निवेशों में से कुछ निश्चित आय वाले हैं जबकि अन्य बाजार से जुड़े हुए हैं। जो अभी आपने समझे उनमें कुछ निश्चित हैं, जैसे सीनियर सिटीजन, एफडीज, आपका पीपीएफ, लेकिन कुछ आपके बाजार से रिलेटेड है। बाजार से रिलेटेड लाइक मार्केट लिंक पॉलिसीज, इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं। मार्केट लिंक ही आपका म्यूचुअल फंड होता है। इक्विटी और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी मार्केट के आधार पर होती है। तो यही बताता है कि कुछ अन्य बाजार, बाजार मतलब शेयर बाजार, जहाँ पे पैसा आपका अप और डाउन होने की संभावना होती है, और कुछ निश्चित आय वाले जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, वहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि धन सृजन की प्रक्रिया में नियत आय और बाजार से जुड़े निवेश दोनों की ही भूमिका है। हमने अभी आपको बताया कि धन सृजन, अगर आपको पैसे से पैसा क्रिएट करना है तो इसमें हम किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करें। अगर हम दोनों विकल्पों को चुनते हुए चलें तो हमें बैलेंस करना होगा कि मैं किस तरीके से किस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊं। अगर मैं मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाता हूं तो मेरा मार्केट से रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन अगर मेरी लायबिलिटी ज़्यादा है और इनकम की अस्थिरता है, ऐसे में मैं एवरेज कम कर लूँ और मैं फिक्स रिटर्न की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ। इनफैक्ट दोनों ही
बाजारों की या विकल्पों की अपनी अपनी भूमिका है, तो हमें ये वाइजली डिसीजन लेना होता है। फाइनेंशियल प्लानर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी आय, आपकी जिम्मेदारियां और आपकी भविष्य की प्लानिंग को मैनेज करते हुए वो बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको कहाँ पे पैसा निवेश करना है। बाजार से जुड़े निवेश अस्थिरता को कम करने में मदद करते हैं और प्रक्रिया में उच्च वास्तविक रिटर्न उत्पन्न करते हैं। जो मार्केट लिंक आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो एक अस्थिरता होती है आपके जीवन में, उसको वो कम करने में आपको सपोर्ट करते हैं और वास्तव में आपको हायर साइड रिटर्न देते हैं। लेकिन भूलिए नहीं, हायर साइड रिटर्न देते हैं लंबे टाइम, लेकिन शॉर्ट टाइम में अगर आपको निकालना वो दे सकते हैं, वरना तो आप कम माइनस में भी जा सकते हैं। और निश्चित आय निवेश संचित धन को संरक्षित करने में मदद करते हैं। निश्चित आय में मतलब आपको एक फिक्स इनकम तो रहेगी, फिक्स रिटर्न तो रहेगा ही, और आपका जो मूल पैसा है, मूलधन है, वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वहाँ पे संरक्षण की बात की गई है। तो सोचना आपको है या आपको सलाह लेनी है कि आप अपने निवेश को किस पोर्टफोलियो में लगाना चाहेंगे। कहाँ निवेश करना है, एक टॉपिक और आपका बचा है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए दोनों दुनिया में सबसे अच्छा उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि कहाँ करें इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आपकी प्लानिंग लंबी होनी चाहिए, शॉर्ट नोटिस पर नहीं होनी चाहिए। वन बाय वन जब आप फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के या खुद हर एक पहलू पे विचार करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोनों का मर्जिंग करते हुए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अपनी फाइनेंशियल गोल को सेट करने में, लाइफ को बेहतर करने में मदद मिलेगी। जोखिम, कराधान और समय क्षितिज को ध्यान में रखते हुए निवेश का महत्वपूर्ण और विवेकपूर्ण मिश्रण रखें। जोखिम, रिस्क आप कितना ले सकते हैं या आपकी जिम्मेदारी आपको कितना लेने देती है। कराधान, आपको टैक्स कितना देना होता है, आप उस टैक्स को भी बचाएं तो वो आपका ही पैसा बचता है। समय क्षितिज, आपने किसी पैसे में ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लिया कि जो आपको 40 साल बाद मिलेगी, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी हम ध्यान रखें। क्षितिज मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट की लास्ट कब हो रही है, मुझे उस समय कितना ज़रूरत है, ये सबको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना ही आपके दिमाग का खेल है, विवेक का खेल है। उस मिश्रण को ध्यान में रखें आप कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उद्यमी का बिजनेस पाठशाला का ये सत्र बैंक से संबंधित है। बैंकिंग लोकपाल यानी कि द बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है। आप में से कुछ लोगों ने ओम्बड्समैन के बारे में सुना होगा, लेकिन ये लोकपाल बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या काम करता है, बैंकिंग में हमें किस तरीके से हेल्प करता है, आइए हम आज इसको जानते हैं। बैंकिंग लोकपाल है क्या? बैंकिंग लोकपाल बैंक ग्राहकों को बैंक के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों को समाधान में लेके आता है और उनका तुरंत डिसीजन लेकर उनके लिए, आपके लिए एक सुविधा क्षेत्र बनाता है। जिस तरीके से हो सकता है आपको बैंक में सेवाएं लेते हुए कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े जो बैंक एम्प्लॉय आपका मदद नहीं कर रहे हो या आपके साथ किसी प्रकार का पक्षपात हो या दुर्व्यवहार हो। ऐसी सेवाओं को जो आपकी सरकार ने दी हुई है या आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, उनके तहत उनका ना पालन करने पर आपको परेशानी होने पर बतौर ग्राहक आप लोकपाल के पास जा सकते हैं और लोकपाल आपकी समस्याओं का समाधान करने का मंच आपको प्रदान करता है। बैंकिंग लोकपाल योजना को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत आरबीआई द्वारा 1995 से लागू किया गया। यह आपका अधिकार है, इस सुविधा को आप प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल कौन होता है? एक्चुअली ओम्बड्समैन कौन बनता है, कौन होता है? तो बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ बैंकिंग की सर्विसेज की को जो प्रोवाइड करते हैं उनके खिलाफ
ग्राहकों की शिकायतों को निपटाने के लिए नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑफिसर जो हमारे बैंक में होने वाली समस्याओं से, ग्राहक को जो परेशानी होती है उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए, उनकी पहुंच के लिए आरबीआई द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उसको हम कहते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। विजन क्या है? बैंकिंग सेवाओं को उपयोग करने वाले आम व्यक्ति को उसकी सारी सुविधाएं सुनिश्चित हों और पारदर्शिता के साथ कि बैंक के नियम क्या है, उसको कहाँ गलत ठहराया जा रहा है, एक ऐसा विश्वसनीय तंत्र प्रदान करना ताकि फाइनेंस की अपनी फैसिलिटीज को कोई भी ग्राहक स्मूथली यूज कर सके। लक्ष्य क्या है? रिजर्व बैंक को फीडबैक देना, उन कुछ अच्छाई के लिए सुझाव देना ताकि ग्राहकों की जो भी शिकायतें हैं या ग्राहकों को आने वाली बैंक के साथ जब वो डील करते हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करके एक फाइनेंशियल व्यवस्था को मजबूत बनाना, बैंकों के दिशा निर्देशों को अपनाना और उन्हें बेहतर बनाना, उसकी एक कोशिश है। दूसरा, जागरूकता पैदा करना, बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में ये भी एक इसका लक्ष्य है। दूसरा, सुविधाओं के लिए त्वरित और निष्पक्ष गैर भेदभावपूर्ण आईटी प्रणालियों का उपयोग, व्यापक और आसानी से सुलभ डेटाबेस और प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की बढ़ी क्षमताओं के माध्यम से शिकायतों का निवारण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राहकों की सुविधा के लिए त्वरित यानी कि इमीडिएट आपने अपनी शिकायत की, उसका जितना जल्दी हो सके उसका निराकरण, और निष्पक्ष, ना आपके पक्ष में ना ही बैंक के पक्ष में। कई बार आप भी गलत शिकायतें कर देते हो, लेकिन ये दोनों के और निष्पक्ष होकर गैर भेदभावपूर्ण, ना इनकी बैंकिंग से दोस्ती ना इनकी आपसे दोस्ती। आईटी प्रणालियों से जो भी डिजिटाइजेशन हुआ है, आईटी प्रणाली के चलते बैंकिंग फैसिलिटी और ज़्यादा अधिक उन्नत हुई है। ऐसे में जो भी हमारे कर्मचारी की क्षमता बढ़ी है, उन क्षमताओं के तहत फटाफट आपकी समस्याओं का निराकरण कराना ही इनका लक्ष्य है। कौन से बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अंतर्गत आते हैं? आइए देखते हैं किस किस बैंकों के सुविधा को लेने में आपको बैंक लोकपाल की सहायता मिल सकती है। हम देखेंगे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जितने भी हमारे कॉमर्शियल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हमारे गांव से रिलेटेड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इन योजना के अंतर्गत आते। 2006 में हमारे इन बैंकों को इस योजना के अंदर डाला गया ताकि हमारे विशेष सुविधा लेने वाले व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधा पूर्ण रूप से मिल सके, उनको होने वाली प्रॉब्लम्स का निराकरण हो सके। अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसका संगठनात्मक संरचना क्या है। हम देखते हैं सबसे पहले इसमें हमारे पास होते हैं डिप्टी गवर्नर, अपीलेट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको उप राज्यपाल अपीलीय प्राधिकारी कार्यकारी निदेशक के रूप में जाना जाता है। ये हमारे शीर्ष पर होते हैं। दूसरा हमारा होता है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट मतलब ग्राहक सेवा विभाग, जहां पर ग्राहकों को सेवा दी जाती है। तीसरा होता है ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय। एक सबसे पहले हमारे पास उप राज्यपाल कार्यकारी निदेशक के रूप में रखा जाता है। दूसरे एक ग्राहक सेवा का विभाग बनाया जाता है। तीसरा बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय होता है, जहां पर जाकर आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल द्वारा प्रतिबद्धताएं, ये कौन कौन से कमिटमेंट करता है कि वो आपको किस प्रकार की सेवा दे सकता है, ओम्बड्समैन आपको किस प्रकार की सहायता करता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली। इसके पास एक व्यवस्था होती है, जो भी शिकायतें आपकी जाती हैं
उनको ट्रैक करने का इनके पास एक सिस्टम होता है। शिकायतों के मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम होगा, किसकी शिकायत कब आई, उसको कहाँ से रिजोल्व करना है, वो किस स्टेज पर पहुंची रिजोल्व होकर, तो ऐसे में त्वरित रिजल्ट देना, त्वरित परिणाम देना इनके लिए संभव होता है। दूसरे, त्वरित बदलाव का समय। अगर कोई आपके लिए गलत कदम उठाया गया है, गलत सर्विसेज मिली हैं, आपने शिकायत दी की है, उसका त्वरित बदलाव, तुरंत ये चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। राज्य के भीतर बैंकिंग लोकपाल की अंतर जिला गतिशीलता। अब इनकी ट्रांसफर भी होते हैं स्टेट के अंदर, इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक जिले से दूसरे जिले में इनको भेजने की, ट्रांसफर करने की योजना भी होती है। इनके कमिटमेंट होते हैं, एक जगह का ठीक करने के बाद दूसरी जगह भी इनको जाकर व्यवस्था को सुदृढ़ करना होता है। समर्पित ब्लॉग साइटों और एक्सचेंज की जानकारी और महत्व के फैसले। कुछ आपके ब्लॉग साइट्स होती हैं जहां पर जो कुछ भी आपकी शिकायतों के जरिए निराकरण करके आपकी सुविधाओं को एक्सचेंज किया गया है, जो चेंजेस आए हैं, उन सब का पूरा का पूरा डेटा प्लस उनके महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर दिखाए जाते हैं। IBA, ATM विवादों के समाधान के लिए NPCI माध्यम, इनके पास एक माध्यम होता है IBA और NPCI, जो तुरंत ATM से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं कि बैंकिंग सेवाओं में शिकायतों का आधार क्या होता है। आप किस तरीके की शिकायतों को यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। आप इस तरीके की शिकायत को लेकर नहीं जा सकते कि बैंक में भीड़ थी और आप क्यू में खड़े थे, आपको क्यू में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि अगर निश्चित रूप से भीड़ होगी, स्टाफ उतना ही होगा, तो आप समय सीमा पर ही आपको काम मिलेगा। लेकिन कुछ जायज़ शिकायतों का आपका पूरी तरीके से सम्मान किया जाता है और उस पर काम किया जाता है। जैसे जमा खाते को जबरन बंद कर देना, आपका एक डिपॉजिट चल रहा था, उसको जबरदस्ती बंद कर दिया, पहले से ही फोरक्लोज कर दिया। करों के प्रति भुगतान स्वीकार करने से इनकार या स्वीकार करने में देरी करना। आपके कुछ कर होते हैं और उनको आप भुगतान करने जाते हैं, ऑलरेडी आप लेट होते हैं कई बार, उनको या तो वो मना कर दें या फिर लेट करें, जिससे आपकी पेनल्टी और बढ़ जाए। ऐसी शिकायतों को तुरंत लेता है। बिना किसी वैध कारण के जमा खाते खोलने से इनकार करना। अगर आपका रिकॉर्ड सही है और आप RBI के रूल रेगुलेशंस, दिशा निर्देशों के तहत खाता धारक होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ऐसे में आपका खाता खोलने से इनकार करना। अनिवासी भारतीयों के भारत में खाता होने की शिकायतें। बहुत सारे ऐसे अनिवासी भारतीय होते हैं हमारे जिनका भारत में खाता होता है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी परेशानी होती है, उनको तुरंत सुनता है, ऑनलाइन भी सुनता है। आवक प्रेषणों के भुगतान में देरी या भुगतान ना होना। जो पेमेंट इनवर्ड रेमिटेंस आती हैं, उनका भुगतान में देरी होना या ना होना। जो हमारे अकाउंट में पैसा आना था, कई बार उस अकाउंट से जल्दी एक्सेप्ट ना करना या ना बिल्कुल ही ना करना या देरी करना, ऐसों के मामलों में भी त्वरित आपका निर्णय लिया जाता है और कार्यवाही होती है। चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि के भुगतान या संग्रह में देरी या अदायगी में देरी। अगर आपसे चेक कलेक्ट करके अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया गया, बिल नहीं ट्रांसफ़र किया गया या देरी की गई, जिसकी वजह से अगली पार्टी को, ग्राहक को दिक्कत हुई, उसके लिए भी तुरंत निर्णय लिया जाता है और उस पर काम किया जाता है। एक तरीके से लोकपाल ग्राहकों को बहुत मदद करता है आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज को दुरुस्त करने के लिए। कार्ड संबंधी समस्याएं, आपके क्रेडिट कार्ड हों, डेबिट कार्ड हों, ATM कार्ड्स हों, उनसे रिलेटेड भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को दूर करता है? फ़ोन पर ऋण या प्राधिकार देना। आप लोन ओवर फोन ऑथराइज कर सकते हैं। इस तरीके की समस्याओं को आप ओबर्ट्समैन देखता है। निशुल्क कार्ड के लिए राशि का प्रभाव। कई बार आपको ना बिल्कुल निशुल्क कार्ड मिलता है, लेकिन निशुल्क कार्ड मिलने के बाद भी आपको कई बार चार्ज लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो चार्ज लगा है, जो भार लगा है, उसके बारे में आपकी शिकायत को लेना और निवारण करना। अत्यधिक शुल्क, आपका
चेक जमा करने पर, निकालने में, पैसे का विड्रॉल और डिपॉजिट करने में, बैंकिंग फैसिलिटी को यूज करने में, एटीएम से बार बार पैसा निकालने में, मोबाइल बैंकिंग आदि की सुविधाओं को लेने में कई बार जो एक बैंक का चार्ज होता है उससे अधिक चार्ज ले लिया जाता है। ऐसे के लिए भी वो आपकी शिकायतों को दर्ज करके उसका निवारण करता है। और कई बार ना गलत बिलिंग होती है, आप किसी दूसरे के अकाउंट में बिल कर देते हैं, आपको किसी टेलीफोन का बिल कहीं देना था, आपने कहीं दे दिया, जिसकी वजह से ग्राहक को परेशानी होती है। ऐसे डिसीजंस को भी, ऐसी शिकायतों को भी वो लेकर आपका निवारण करते हैं। गलत खाते से निकासी, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। इस शिकायत को भी वरीयता पर वो आगे क्रियान्वयन करता है और इसका निवारण करता है। एटीएम से नकदी को गैर वितरण, लघु वितरण आदि, जो एटीएम से नकदी का गैर वितरण, दूसरों को बांट देना एटीएम के थ्रू, या जो शॉर्ट वितरण होता है, उसके मामलों को भी, उनकी शिकायतों को भी लेना, उस पर क्रियान्वयन करना, असर दिखाना, प्लस अंतिम निर्णय देना भी लोकपाल का काम होता है और वो इन समस्याओं का आपका समाधान करता है। अब बात करते हैं कि आवश्यक क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए लागू होती हैं। शिकायत पहले बैंक के साथ की जानी चाहिए। आप ओम्बड्समैन के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले अगर किसी बैंकिंग ऑफिसर ने आपके साथ या कर्मचारी ने दिक्कत पैदा की है तो आप बैंक के सीनियर को उसको लिखें, आपकी रिटर्न शिकायत वहां पर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। एक बैंक की सेवा से संतुष्ट न होने वाले पीड़ित 1 वर्ष के भीतर, आप 5 साल बाद जाएंगे नहीं, 1 साल के अंदर बैंकिंग लोकपाल के पास आवेदन कर सकते हैं। आप 20 साल बाद आवेदन करेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप 1 साल के अंदर अंदर ही आप आवेदन कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में या किसी अन्य रूप में, लेकिन सभी आवश्यक जानकारी को शिकायत में शामिल करना। आपकी कई सारी चीज़ें थी जो आपको परेशानी में लाई गई, आप एक एक चीज़ों को, निर्धारित एक एक चीज़ों को, समस्या वाली एक एक चीज़ों को अपनी एप्लीकेशन शिकायत में मर्ज करेंगे, लिखेंगे, ना कि आधी अधूरी जानकारी प्राप्त देंगे। अगर आप आधी अधूरी जानकारी देंगे तो आपकी शिकायत पत्र की वैलिडिटी नहीं होगी, उसे एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। शिकायत प्रकृति में तुच्छ ना हो, कोई ऐसी छोटी शिकायत ना हो, ऐसी तुच्छ शिकायत ना हो जिसे एंटरटेन करने के लिए लोकपाल को भी लगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। भारतीय सीमा अधिनियम 1963 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले शिकायत की जाती है। ये भी हमको एक ध्यान देना होगा कि भारतीय सीमा अधिनियम 1963 के तहत जो निर्धारित सीमा की अवधि है उसको समाप्त होने से पहले ही हमें शिकायत करनी होगी। आपका कोई भी एफडी का पीरियड शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया, वो समय सीमा भी ख़त्म हो गई, समय सीमा ख़त्म होने के बाद भी कुछ टाइम गुजर गया, उसके बाद आप शिकायत कर रहे हो, तो वो एक समय सीमा के अंदर ही आपको शिकायत दर्ज करानी होती है। शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है हम देखेंगे। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब प्रवासी भारतीयों के लिए तो ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के लिए ईमेल के जरिए हार्ड कॉपी में भी प्रस्तुत की जा सकती है। हार्ड कॉपी रिटन एप्लीकेशन भी आप भेज सकते हैं, दे सकते हैं। व्यक्तियों, उनके प्रतिनिधि, अधिवक्ताओं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई से शिकायतें, आप इसमें व्यक्तियों द्वारा या पर्टिकुलर व्यक्ति की, बैंक ऑफिसर्स की और प्रतिनिधियों, जो भी आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी संस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसके द्वारा, अधिवक्ताओं, एडवोकेट के द्वारा, गवर्नमेंट इंडिया को, आरबीआई, उन सब को भी शिकायत साथ में कर सकते हैं। शिकायत का रूप क्या होना चाहिए हमें ये देखना होगा। आपका जो शिकायत का रूप हो वो बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में जाना चाहिए। अब इसका हम देखेंगे कि रिड्रेसल प्रोग्रेस क्या है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे हमारी चीज़ों को क्रियान्वयन किया जाता है जिससे हमें अंत में एक निश्चित परिणाम मिले। तो ये हमारी होती है निवारण प्रक्रिया। सबसे पहला होता है कि हमें कंप्लेन मिलती है, शिकायत की प्राप्ति, फिर बीओ द्वारा हमारा जो समीक्षा, जो हमारा ब्लॉक ऑफिसर होता है उसके द्वारा हमारी समीक्षा होती है। दूसरे, जिन्हें रखा ना जा सके उन्हें स्वीकार
जिन्हें रखा ना जा सके उन्हें स्वीकार करें। रिजेक्ट तुरंत, जो नॉन मटेरियलिस्टिक होती हैं, जिनका कोई सेंस नहीं होता, उनको वापस कर देना। अनुरक्षणीय, रखने योग्य, हटा देना ऐसी जो नहीं रखने लायक है, रख लेना ऐसी कि जो रखने लायक है, ताकि उन्हें क्रियान्वयन किया जा सके। एक्सक्लूडेड कौन कौन सा होता है इसमें हम देखेंगे। इसमें एक्सक्लूडेड होता है धोखाधड़ी और जालसाजी और उपपक्षपात से उत्पन्न शिकायतों के मामले। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें धोखाधड़ी होती है, जालसाजी होती है, उसको ओबर्ट्समैन नहीं देखता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और आगे बढ़ा दिया जाता है, अदालतों में बढ़ा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन कि बियोज के लिए जालसाजी की खोज करना या पहले से ही संदर्भित अदालतों पर एक राय बनाना उचित नहीं होगा। इस चीज़ का हमको इसमें ध्यान रखना होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है। बैंकिंग लोकपाल योजना के लाभ क्या हैं? नंबर 1, शिकायतों का शीघ्र और निष्पक्ष समाधान होना। फटाक से आपकी शिकायतें दूर होती हैं, ग्राहकों को कोई लागत नहीं लगती, और सबसे बड़ी बात, ग्राहक की शिक्षा, उसे एजुकेट भी करते हैं, और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान देना, ओबर्ट्समैन ये भी काम करते हैं। समग्र निष्पक्षता, किसी का पक्ष ना लेना, ना बैंक का ना ग्राहक का। अच्छी व्यावसायिक प्रथाएं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। स्वीकृत बैंकिंग कानून और अभ्यास, जो बैंकों के आरबीआई की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बैंकों को दी गई है, उनकी प्रैक्टिस कराना ही इनका एक लाभ होता है, जो ग्राहकों के लिए भी है, बैंकों के बेहतर काम करने के लिए भी है। ग्राहक जागरूकता और अधिकारिता, ग्राहक को अवेयर करना, प्लस अवेयर करने के साथ साथ उसके अधिकार क्या क्या हैं उनके बारे में बताना। मेरे ख्याल से आपने ओबर्ट्समैन के बारे में ढेर सारी जानकारियों को इकट्ठा किया, जाना। अपनी जायज़ शिकायतों को आप किस प्रकार से कहाँ पर लेकर जा सकते हैं, उनमें अपनी निर्धारित सारी समस्याओं को रखते हुए लोग पहले बैंकिंग को अपनी एप्लीकेशन भेजें, शिकायत दर्ज कराएं, उसके बाद ओबर्ट्समैन को भेजें, और ओबर्ट्समैन के द्वारा आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, आप किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं, जैसे आपके एटीएम कार्ड की सुविधाएं, आपके चेक की सुविधाएं, आपके बिल की सुविधाएं, जो आपके खाते में पैसे आते हैं उनकी सुविधाएं। एटीएम कार्ड में कभी आपकी गलतियां हो जाती हैं, उस समय आप उस एरर, जो ऑटोमेटिकली एरर होता है, उस एरर को सुलझाने की समस्याएं ओबर्ट्समैन करता है। बैंकिंग कर्मचारी या बैंकिंग व्यवस्था अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती है, ऐसे में ओबर्ट्समैन आपको हेल्प करता है। कुल मिला के ओबर्ट्समैन आपको आपकी बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज को आपको प्रोवाइड कराता है, जागरूक कराता है, आपके अधिकारों के उपयोग के बारे में बताता है, और आपको सपोर्ट करता है। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना बैंक को भी और ग्राहक को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सिखाता है। मेरे ख्याल से आप सभी ने ओबर्ट्समैन को और ओबर्ट्समैन की सुविधा को अच्छे से जाना होगा। आप अपने व्यवसाय में इसको अपनाकर अपने व्यवसाय को और बेहतर बना सकते हैं। आपके सवालों के साथ हम फिर से एक बार हाजिर होंगे। जब तक बिजनेस पाठशाला में आपका आज के सत्र को सुनने के लिए और लाभ लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस पाठशाला। मेरा नाम है यशिका और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज़। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है बिंदी मैन्युफैक्चरिंग का। अब बिंदी एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में वाइडली वियर किया जाता है। ये बेसिकली एक डॉट होती है जो हम हमारे फोरहेड पे लगाते हैं, और आपने देखा होगा कि हम ट्रेडिशनल एज वेल एज आजकल वेस्टर्न वियर के साथ भी बिंदी का यूज़ करते हैं। अब जो ये बिंदी का बिजनेस है, इसके अंदर बिंदी जो है काफ़ी वैरायटीज़ में आती है। आप चाहें तो इसको डेकोरेटिव वे में डाल सकते हैं, सिंपल वे में डाल सकते हैं, उसमें भी काफ़ी स्टाइल्स आते हैं। और इस प्रोडक्ट की बेस्ट बात यह है कि ये इंडियन सोसाइटी फोकस्ड है, मतलब हिंदू कल्चर में बिंदी का काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसकी काफ़ी डिमांड होती है। बिंदी का ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आप देखेंगे आपके घर में आपकी मदर्स जो हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आप भी ऐसा प्रोडक्ट वियर करती हैं बिंदी का, और इसकी डिमांड भी काफ़ी है इंडियन सोसाइटी में।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बिंदी का ये प्रोडक्ट है ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल होता है, डिफरेंट डिज़ाइंस में भी अवेलेबल होता है। सो अगर आप कोई अपना बिंदी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं तो आप उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल काफ़ी वैरायटी भी आ गई है बिंदी के बिज़नेस में। कहने को तो बिंदी एक स्मॉल सा प्रोडक्ट है, छोटी सी एक बिंदी होती है, बट इसकी मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ देखते हैं हम कि अगर आप अपना बिंदी का कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करना चाहते हैं, तो बिंदी को बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हमारा वेलवेट का क्लॉथ होता है, डेकोरेटिव स्टोन्स होते हैं, एडहेसिव होता है जिससे वो चिपकने का उसमें एबिलिटी आती है, और पैकेजिंग आइटम्स। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ खास आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। आप डिफरेंट टाइप के जो हैं क्लॉथिंग, वेलवेट क्लॉथिंग ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स ले सकते हैं उसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए। उसमें बेसिकली आप काफ़ी वैरायटी पुट कर सकते हैं अगर आप एक लार्ज स्केल को एम करना चाहते हैं। और स्पेशली आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में काफ़ी वुमेन्स हैं और काफ़ी बिजनेसेस हैं इसके बिंदी मेकिंग के, जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट डिज़ाइंस में इन बिंदी को बनाया जाता है। अगर अब हम लोग इसकी मार्केट की बात करें तो स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में मुंबई, दिल्ली एंड अगर और इसके डिटेल में बात करें तो रूरल एरियाज़ में बिंदी मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी स्कोप है। अगर आप ऐसा कोई यूनिट खोलना चाहते हैं तो आप रूरल एरियाज़ में भी कोई लोकेशन ले सकते हैं, वहाँ पर अपना ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर सकते हैं। और अगर इसके नंबर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर अराउंड 500 मैन्युफैक्चरर्स हैं बिंदी मेकिंग के अंदर। सो इससे आप ये देख सकते हैं कि इसका कितना पोटेंशियल है। और अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो इसकी मार्केट है वो अराउंड आप देखिए 500 करोड़ की मार्केट है इंडिया के अंदर प्रेजेंटली। और इससे ये पता चलता है कि बिंदी का जो बिज़नेस है कहने को एक स्मॉल प्रोडक्ट है, बट इसमें जो पोटेंशियल है वो ह्यूज पोटेंशियल है। आप इसका अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। लोकेशन आप ट्राई कीजिए कि ऐसी रखें जहाँ पर थोड़ा आपको जो लेबर है जो बिंदी मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी वो आपको थोड़ा चीपली मिल जाए, आपको ज़्यादा उस पे पैसा ना खर्च करना पड़े। बाकी इस बिज़नेस के अंदर आपको प्रॉफिट भी काफ़ी मिलेगा क्योंकि ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है, बट इसके अंदर आप अगर मार्केट को देखते हैं तो आप इसमें पोटेंशियल और इसमें प्रॉफिट दोनों ही काफ़ी है। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड स्मॉल स्केल बिज़नेस आइडिया, जो है बैडमिंटन रैकेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब जो बैडमिंटन रैकेट होता है आप सभी को पता है कि जब हम शटल के साथ बैडमिंटन से खेलते हैं तब ये रैकेट का यूज़ किया जाता है। बैडमिंटन के अंदर भी काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं, कलर्स आते हैं, और जो ये बैडमिंटन होता है ये थोड़ा फ्रेजाइल होता है नेचर में। मतलब अगर आप इसको स्ट्रांगली कहीं मारते हैं या फिर फ्लोर पे हिट करते हैं तो इसमें एक तरह का डेंट आ जाता है, तो इसको थोड़ा केयरफुली भी यूज़ करना होता है। तो इसके अंदर अगर आप एक अच्छी मार्केट बनाना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैडमिंटन रैकेट्स बना रहे हैं जहाँ पर वो ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो कभी ना कभी वो फ्लोर पे टच हो जाता है, उसमें डेंट आ जाते हैं। तो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप स्पेशली क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आजकल सोसाइटीज़ में इंडोर आउटडोर हम बैडमिंटन से खेल सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी अच्छी है मार्केट के अंदर। आप अपने ब्रांड के नाम से अपना रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं मार्केट में, एंड इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है। सो अगर आप इस बिज़नेस में एंटर करते हैं तो एक आप अपने लिए अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना सकते हैं। अगर अब इसकी मार्केट की बात की जाए, अगर इसके मार्केट के नंबर्स को देखा जाए तो ग्लोबली जो इसकी मार्केट है वो 2022 में अराउंड 819 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। और अगर 2028 में इसकी प्रोजेक्टेड रीच की बात की जाए तो इसकी जो मार्केट है वो अराउंड 102.0 बिलियन यूएस डॉलर्स की पहुंच जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि इस नंबर्स में कितना इंक्रीज़ है। 2022 से लेके 2028 तक इस मार्केट में काफ़ी बूम है। ये एक अच्छी मार्केट है, मतलब कि इसमें डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं, और इट विल इंक्रीज विद अ CAGR ऑफ 6.7%। सो इन सब फिगर से आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल है। आप अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी मार्केटिंग पे आप टाइम लगाइए, ध्यान लगाइए, और अपने ब्रांड से अपना कोई अच्छा सा ब्रांड नेम चूज़ कीजिए और इन रैकेट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आपको बैडमिंटन रैकेट्स की बड़े ब्रांड्स के नाम बताए जाएँ तो आपने देखा होगा कि योनेक्स काफ़ी अच्छे रैकेट्स बनाता है, कॉस्को भी एक अच्छी कंपनी है, यामाहा के भी रैकेट्स आते हैं। सो आप इन कंपनीज से थोड़ा लर्न कर सकते हैं कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कैसा बना रहे हैं। इनसे थोड़ा सीख के भी आप इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि आप इन रैकेट से कुछ डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जो है कस्टमर्स को।
क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, डिज़ाइन पे ध्यान दीजिए, और जो इसके अंदर डिफरेंट आप वैरायटी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कैसे इसको थोड़ा और डिफरेंट कर सकते हैं अपने कंपटीशन से। अगर आप इन सब फैक्टर्स पे ध्यान देंगे तो आप अपने लिए काफ़ी अच्छी मार्केट इसके अंदर बना सकते हैं। और जहाँ तक इसकी डिमांड की बात है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग भी बैडमिंटन रैकेट से खेलते हैं, और इसके अंदर अगर आप इंडोर की बात की जाए तो इंडोर में भी इस गेम को खेला जा सकता है, एज वेल एज आउटडोर में। जब वेदर अच्छा हो, ज़्यादा विंड ना हो, तो हम इसको आउटडोर में भी खेल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड बिजनेस आइडिया की, जो है मॉस्किटो नेट मैन्युफैक्चरिंग। अब मॉस्किटो नेट मैन्युफैक्चरिंग सोचने में बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, बट इसका काफ़ी बेनिफिट भी है। मॉस्किटो से बचने के लिए हमारे पास एक तो हिट जैसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर हमको मॉस्किटो किल करना पड़ता है। सेकेंडली हमारे पास कॉयल होती है, पर दोनों ही इन प्रोडक्ट से हमारा मोटिव सोल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारी कॉयल होती है वो एक ऐसा फ्रेगरेंस रिलीज करती है जो थोड़ा इनहेल करने में दिक्कत है, थोड़ा सरदर्द भी होता है उससे। और हिट से भी हमको काफ़ी एक केमिकल रिलीज करना पड़ता है जिससे मॉस्किटो की डेथ हो जाती है। सो ऐसे इन दोनों प्रोडक्ट से हम इतना आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं जितना हम मॉस्किटो नेट से निकाल सकते हैं। अगर आप मॉस्किटो नेट को अपने बेडरूम के अराउंड लगा लेते हैं या फिर जहाँ पे सोते हैं उस एरियाज़ के अराउंड रैप अप कर लेते हैं, तो मॉस्किटो आपके उस नेट के अंदर एंटर नहीं कर पाता है और आप सेफली सो सकते हैं और मॉस्किटो से बच सकते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जब हम सोते हैं स्लीपिंग बेड एरियाज़ में हम इस मॉस्किटो नेट को लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता है कि सीजन्स में भी डिफरेंट सीजन्स होते हैं जहाँ पर जब मॉस्किटो बाइट होती है तो कुछ डिजीज़ हमें हो सकते हैं। डेंगू एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है जो हमको मॉस्किटो बाइटिंग से हो सकता है। और भी कुछ ऐसे उनके मॉस्किटोज़ में ऐसे डिजीज़ होते हैं, उनके स्टिंग्स में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे बचने के लिए हमको मॉस्किटो नेट यूज़ करना काफ़ी यूज़फुल रहता है। अब अगर इसकी मार्केट की बात की जाए तो इसके मार्केट से आप देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट थी वो अराउंड 2021 में 3,772 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी। और अगर इसकी रीच की बात की जाए तो 2028 में इसकी मार्केट अराउंड 5,622 मिलियन यूएस डॉलर्स की पहुंच जाएगी। इन नंबर से भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में बूम है। 2021 में जो मार्केट थी और जो 2028 में जो मार्केट इसकी बन जाएगी उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, इसकी मार्केट में इंक्रीज आएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 5.8%। एंड इसका अगर स्कोप की बात की जाए तो स्पेशली लोकल एंड रीजनल मार्केट में आप इसका काफ़ी एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। सो अगर आप किसी रूरल एरिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करते हैं तो आप वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं उनको भी एम कर सकते हैं। अगर आप होलसेल में आना चाहते हैं तो आप बल्क में इन आइटम्स को बेच सकते हैं। मॉस्किटो नेट के अंदर भी आप काफ़ी वैरायटी निकाल सकते हैं, डिफरेंट फैब्रिक से उन्हें बना सकते हैं, फिर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज़ करके आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसमें भी आप डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वैरायटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आपको एक बड़ी मार्केट एम करके चलना है तो आप स्पेशली कानपुर एंड पंजाब जैसे एरियाज़ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेट कर सकते हैं। वहाँ आपको और इजीली इसकी अच्छी डिमांड मिलेगी एंड आप अपना एक अच्छा बिजनेस भी सेट कर पाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ बिजनेस आइडिया, जो है ग्लास मिरर मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास मिरर हम सबको पता है शीशा, और शीशा का हम यूज़ डे टू डे लाइफ में करते हैं। हम जब भी घर से निकलते हैं तब हम शीशा देख के निकलते हैं। और शीशा सिर्फ एक ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो हम सेल्फ को देखने के लिए यूज़ करते हैं। आपने कभी देखा हो कि होटल्स में भी शीशे लगे होते हैं। आप कहीं शू खरीदने जाते हैं तो उसके लिए भी मिरर का यूज़ किया जाता है। आप कहीं बैग्स खरीदने जाते हैं, सनग्लासेस खरीदने जाते हैं तो मिरर का यूज़ किया जाता है। अब मिरर के अंदर भी डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं, कट्स आ गए हैं। जैसे कुछ सर्कल मिरर्स होते हैं, कुछ ट्राइंगल मिरर्स भी होते हैं, स्क्वायर मिरर्स भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मिरर का जो यूज़ है वो डे टू डे है, और आप इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करते हैं तो आप इसके अंदर 2-3 बातों का ध्यान रख सकते हैं कि आप सिर्फ उन लोगों को एम नहीं कीजिए जो अपने घर में शीशा यूज़ करना चाहते हैं। आप और फैंसी मिरर्स बनाइए, उसमें वैरायटी प्रोवाइड कीजिए। तो आप शॉप्स में अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप शोरूम्स में अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, थिएटर्स में, ऑफिसेज़ में। काफ़ी ऐसे प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस भी हैं जहाँ पर मिरर का काफ़ी यूज़ किया जाता है। और मिरर के अंदर भी आपको ख़ास कुछ
इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ेगी। आप एक प्रॉपर एक अच्छा क्वालिटी का मिरर लेके उसकी शेपिंग करके उस पे कुछ डिज़ाइन करके उसको और अट्रैक्टिव ही बना सकते हैं। अगर अब इसकी मार्केट की बात की जाए मिरर मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसकी मार्केट 2021 में अराउंड 122 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी, और अगर इसकी रीच की बात की जाए तो 2030 तक इसकी मार्केट 241 बिलियन यूएस डॉलर्स की पहुंच जाएगी विद अ CAGR ऑफ 17.2%। इन फिगर से भी हम ये देख सकते हैं कि जो मिरर की मार्केट है उसमें काफ़ी बूम है। ये मार्केट ऐसी मार्केट नहीं है जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। मिरर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम में भी हमको रिक्वायर्ड रहेगा हमारी डे टू डे लाइफ्स में भी। इसके अंदर अगर आप चाहें तो एज अ रिटेलर भी एंटर कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि मिरर्स के भी डिफरेंट साइज़ होते हैं। फुल फ्रेम मिरर भी होता है, एक स्मॉल मिरर भी होता है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट वैरायटी के इसमें मिरर्स बना सकते हैं और उसके अंदर भी डिफरेंट डिज़ाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आजकल आपने देखा होगा तो लाइट मिरर्स भी आ गए हैं, मतलब मिरर के पीछे भी एक ऐसा लाइट लगी होती है जिससे उसको आप अगर लाइट को ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी ब्राइटनेस दिखती है। सो उसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। आप पहले स्मॉल स्केल से स्टार्ट करके मिरर का बिजनेस, उसमें थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी और थोड़ा और अपग्रेडेशन ला सकते हैं और इसमें एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। सो आज हमने डिस्कस किए कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज़। ये जो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ थे इनमें आपको इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट की नहीं लगवानी पड़ेगी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखते हैं तो आप एक अच्छी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस फेवरेबल हों, और अगर आपको कोई मार्केट एम करनी है तो आप स्मॉल मार्केट मतलब रूरल एरिया से स्टार्ट करके फिर उसमें अपने इक्विपमेंट में कुछ अपग्रेडेशन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये था आज का बिजनेस आइडियाज का सेशन। उम्मीद है आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के किसी भी टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो जूम सेशन से जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपने जवाब प्राप्त कर सकते हैं।